प्रवासी किसान, बदलते भारत की शान। तपती धरती और सर्द रातों वाला प्रदेश यानी राजस्थान, जो थार जैसे मरुस्थल को समेटे है। इसके बाद भी यहाँ कृषि लहलहा रही है। किसान केवल पारंपरिक फसलें ही नहीं ले रहे, बल्कि बागवानी के क्षेत्र में भी पताका लहरा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भरतपुर 5066 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें 25 लाख से अधिक लोग रहते हैं, इनमें 85% तो किसान हैं। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो किसान सबसे ज्यादा सरसों की फसल लेते हैं। रबी सीजन में करीब 65% हिस्से में सरसों बोई जाती है। इसके अलावा किसान गेहूं, बाजरा, सब्जी और बागवानी फसलें भी लेते हैं। राजस्थान में बीते कुछ सालों में संरक्षित खेती को भी बढ़ावा मिला है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी कर रही है। पॉली हाउस में किसान न सिर्फ सब्जियां और फूलों की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि पौधशाला तैयार करके भी लाभ कमा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों। पॉली हाउस में खेती माने संरक्षित खेती। राजस्थान के किसान किस तरह से संरक्षित खेती कर रहे हैं, क्या तकनीक अपना रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आज हमारी दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची है राजस्थान के भरतपुर। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यह तकनीक उनके लिए कितना कारगर है और वो किस तरह से खेती कर रहे हैं। पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन ये एक आधुनिक तकनीक है जो पौधों को प्रतिकूल मौसम से बचाकर स्वस्थ और अगेती पौध तैयार करने में मदद करती है। हालांकि इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची है भरतपुर, राजस्थान का वह क्षेत्र जहां हम किसानों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और पौध उगाकर नर्सरी बना रहे हैं। हम जानेंगे किन तकनीकों को अपनाकर हम पॉली हाउस में अच्छी पौध उगा सकते हैं और नर्सरी बना सकते हैं। तो हमारे आज के चर्चा में साथ हैं कृषि विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका नाम? डॉक्टर उदयभान सिंह, प्रोफेसर उद्यान विज्ञान एवं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भुसावर, जिला भरतपुर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पौधशाला अगर हम संरक्षित में बनाएं, पॉली हाउस के अंदर हम पौधशाला लगाएं, तो उसके क्या विधि हैं और क्या क्या लाभ ले सकते हैं इससे? एक्चुअल में नर्सरी हमारे बागवानी की नींव है और यदि अच्छी पौध तैयार हो गई तो आधी सफलता मिल जाती है। और जो हम पौध तैयार करते हैं वो वास्तव में तो टेक्निकली पॉली हाउस या नेट हाउस में ही तैयार करनी चाहिए। ओपन में तैयार करने से नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि उसमें कीट एवं बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, और दूसरा विशेषकर जो वायरस है, जो कीड़ों के द्वारा वेक्टर जो होते हैं वो ओपन में ज़्यादा होते हैं, और उससे जो विषाणु संबंधी बीमारियां होती हैं जैसे माथा बंधना या छोटी पत्ती होना, उनके जो बीमारियां हैं वो कीटों के कारण ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए अमेरिका जैसे कंट्री में तो ओपन में नर्सरी तैयार करना प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि हम पॉली हाउस में या नेट हाउस में ही पौध तैयार करें। इसके साथ ही जो पॉली हाउस में हम नर्सरी तैयार करते हैं उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है और नमी कंट्रोल होती है, तो इससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और उसकी जड़ का विकास अच्छा होता है। और विशेषतः जो हाईटेक की बात करें तो हम प्लग ट्रे में पौध तैयार करते हैं, यानी कि एक एक खांचे में एक एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्स उसको हमको मिलता है। इसलिए हाईटेक नर्सरी में पौध तैयार करना सर्वाधिक वैज्ञानिक है। और जो तैयार करने के तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो सब्जियों की पौध तैयार करना और दूसरा हम फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करना। तो विशेषतः जो सब्जियों की पौध तैयार करते हैं उसमें तो निश्चित रूप से पॉली हाउस या नेट हाउस का लाभ है ही। और जो 28-30 दिन में पौध तैयार होती है और पूरे समय उनको सही वातावरण मिलता है,
तो यदि स्वस्थ पौध तैयार हो गई तो निश्चित रूप से उत्पादन में कम से कम 30 से 35% इजाफा होता है। विशेषकर पॉली हाउस और जो हम प्लग ट्रे में पौध तैयार करते हैं। और दूसरी जो पौध तैयार होती है, जो आपके फलदार पौधे होते हैं, उसमें टिश्यू कल्चर भी होती है। टिश्यू कल्चर में जो लैब में पौधे तैयार होते हैं, उनको एकदम हम ओपन में नहीं ले जा सकते, और ओपन में ले जाने से पहले उनकी हार्डनिंग करते हैं। तो सबसे पहले लैब से हम पॉली हाउस में निकालते हैं, फिर नेट हाउस में निकालते हैं, और नेट हाउस के बाद हम खेत के लिए उनको किसानों के लिए वितरित करते हैं। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए, अब हम जानना चाहेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी का जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत यादव है और मैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। अगर जो है हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की जो कई सारी उन्नत तकनीकें हैं, जैसे मार्कर सिलेक्शन है, जीन एडिटिंग है, ट्रांसजेनिक है, इन सब का प्रयोग करके बीमारियों के लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे वायरस जो जनित बीमारियां हैं उसके लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास कर सकते हैं। तो इन सब जो है तकनीकों का प्रयोग करने के साथ ही साथ जो टिश्यू कल्चर एक है वो बहुत ही पॉपुलर तकनीक है जिसे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें हम वायरस जो है वायरस से रहित जो है बीजों का जो पौधों का निर्माण करते हैं। इसमें जो टिश्यू होता है, जो पौधे होते हैं, उनका जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, यानी उनका जो टिप का ग्रोइंग पार्ट होता है, उसमें वायरस नहीं होता है। तो उसको अगर हम जो है लेके टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहाँ से जो है वायरस बनता है। और जैसा भी सर ने बताया कि कुछ बीज जो है बहुत महंगे आते हैं, तो टिश्यू कल्चर में हम एक माइक्रो प्रोपेगेशन तकनीक होती है जिसमें एक ही प्लांट से हम बहुत सारे हज़ारों हज़ार पौधे कम समय में बना सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर का जो एक सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि हम इसमें चूँकि ये कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, कृत्रिम वातावरण में करते हैं, तो हम साल भर इसका जो है अपने बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। तो जो क्षेत्र जहाँ पे दूर दूर भी बीजें पहुँचाना है तो उनका उत्पादन कर हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो इन सब तकनीकों का प्रयोग से जो है हम अधिक उत्पादन वाले जो पौधों का है उनका हम विकास कर सकते हैं और किसानों को पहुँचा सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए, अब हम बात करेंगे, हम अगर कंट्रोल्ड वातावरण में अगर हम पौध उगाते हैं तो हम उसमें जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि उसमें सर किस तरह के कीट और ये सब से प्रबंधन करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मैं सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर से, जो कि हमारे भरतपुर के संस्थान के अंतर्गत ही आता है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आजकल चूँकि अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कम ज़मीन में और कम उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जितनी भी हम जो फसलें वगैरह जो लेते हैं उनके लिए एरिया भी ज़्यादा होता है और उतना लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। अब बात आती है जहाँ तक है पॉली हाउस, तो पॉली हाउस के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान जब भी उसके अंदर जो ऑफ सीजन की सब्जियां, चाहे आप वो कैप्सिकम लगाइए, टमाटर लगाएं या मिर्च लगाएं, जो भी लगाएं, इन सारी फसलों के लिए हमें उसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और चूंकि अगर हमने केयर नहीं की तो निमेटोड जो है वो सबसे पहले अफेक्ट करता है हमारी फसलों को। ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जो कि पॉली हाउस के लिए पहली शर्त है कि 20 से 30 डिग्री तापमान उसको मेंटेन करना होता है। साथ ही साथ 60 से 80% जो हमारा आर्द्रता है वो उसके अंदर मेंटेन रख कर के किसान अगर वहाँ खेती करता है तो निश्चित रूप से जितने एक पहला जो साधन है कि किसान की उस फसल पे या सब्जी के ऊपर अवरुद्ध नहीं हो, उस स्थिति के अंदर किसान जो है अपने आप को अच्छी फसल जो है उससे ले सकता है। यदि फिर भी उसके अंदर किसी प्रकार के कीट या रोग का प्रकोप हो गया तो चूंकि ये देखिए कि मॉइस्चर हमेशा पॉली हाउस के अंदर मेंटेन रहता है और मॉइस्चर की कंडीशन जो होती है वो रोग और कीड़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके अकॉर्डिंगली अनुकूल वातावरण होता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें पहले सोलराइजेशन जो करके और उसके हिसाब से हम उसको अपने पॉली हाउस को मेंटेन करें और उसके बाद में सारे प्रिकॉशंस जो भी हैं, चाहे आप वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जिनका स्प्रे करना होता है वो टाइमली करके और ड्रिप इरिगेशन से मिस्ट बना करके उसका जो है पैदावार आप वहाँ पर अच्छी सी ले सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। बैठिए, अभी हमने जाना कि किस तरह से हम अनुकूल वातावरण में अपना पौध को प्रबंधन करके लगा सकते हैं और उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हैं, आपका नाम? मेरा नाम राम रोसी नौठा नदवई वहाँ का रहने वाला हूँ। सर, किसानों की एक समस्या है, आजकल सरकार ऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो किसान ऑर्गेनिक सब्जी और अनाज और जैसे तिलहन में अपनी सरसों जो भी कोई उत्पादन अपना लेना चाह रहे हैं तो हमें उसका कोई शुद्ध
मानक हमें मिल जाए, कोई ऐसी लैब मिल जाए जिससे हमें पता लग जाए कि ये हमारी जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो शुद्ध मिल जाए, और उसकी फिर हमें कीमत भी सही मिले। आजकल कोई ना उस ऑर्गेनिक का पता है ना किसी का पता है, तो हम ऑर्गेनिक उगाएं, उसकी कोई मार्केटिंग हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले तो इसकी क्या है, मार्केटिंग ऐसी हो कि वहाँ जाके हम उसको सही तरीका से बेचें और अच्छा लाभ किसान ले पाए। बहुत सही जानकारी चाहते हैं आप। अभी किसान चाहते हैं कि उसकी शुद्धता की जांच हो और उसका मानक पूरी तरह हो और अच्छी मार्केटिंग मिले। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आपका नाम सर? मैं डॉक्टर रामलाल चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर। फिर किसान जो चाहते हैं कि उसे अच्छी मार्केटिंग मिले और उसका जो पहचान हो सही हो, वो कैसे संभव है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भी सब्जियां उगाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खेती करते हैं, चाहे सब्जियां हो या फसलें हो, उनको प्रीमियम दाम किसान को मिलना ही चाहिए। ये तो हम सब का एक सोचना है और हम भी आशा करते हैं कि उसको एक सही दर मिले। और भारत सरकार ने और ये राज्य सरकारें हैं, उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है और काफ़ी फसलों की कि उनको उचित मूल्य और उस फसल का मिलना चाहिए। तो किसानों को सबसे पहले तो ध्यान ये देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो खेती स्टार्ट करता है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। किसान भाइयों, आपको संस्था तक जाना होगा, पूछना होगा कि मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूं और इसको कैसे करूं, मतलब उसका सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा। तो आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा और जो एजेंसियां इसको सर्टिफाइड करती है, तभी आपके ऑर्गेनिक जो आपने उत्पाद तैयार किया है उसको समझा जाएगा कि वो ऑर्गेनिक उत्पाद है। नहीं तो आप अपने हिसाब से ही उसमें, ठीक है, आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है, फिर मार्केट में जाते हैं, भाई मैंने तो ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार किया है, इसको अच्छा दाम मिलना चाहिए। वैसे नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा, तभी आपको उचित दाम मिल पाएगा। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब हम जानना चाहेंगे कि उनका मार्केटिंग का क्या व्यवस्था है? मार्केटिंग के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो सर्टिफाइड एजेंसियां होती है वो सर्टिफाइड करती है पहले प्रोडक्ट्स को कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है, उत्पाद किया हुआ है और इसका प्रीमियम प्राइस को मिलना चाहिए। तो जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि कुछ सब्जियों के मामलों में या फसलों के मामलों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनको उचित पैसा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक उगाने के लाभ क्या हैं? देखिए किसान भाइयों, ऑर्गेनिक खेती का लाभ यहीं तक नहीं है कि सिर्फ हम केमिकल फ्री हो जाए, मतलब कि सिर्फ खाद दूर करने से ही यही मतलब नहीं है। इसका औचित्य और ज़्यादा है। इसका औचित्य हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये हमें समझना होगा। तो अगर मैं ऑर्गेनिक खेती के उत्पाद है या ऑर्गेनिक खेती से जो फसलें तैयार हो रही है या तो उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है किसान भाइयों को, मैं उस पे चर्चा करूंगा थोड़ी। किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भी ऑर्गेनिक हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम होता है। यानी हमारे खुद का स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए जो खतरा रहता है कि आजकल कैंसर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड होता है। तो और जैसे बहुत सारी समस्याएं देखी कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो भी एक समस्या है। तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है या ऐसी समस्याएं कम होगी। तो मानव स्वास्थ्य एक बात होगी। दूसरी, आप देखेंगे जब भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपकी भूमि का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। भूमि का स्वास्थ्य क्योंकि आप इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते, कोई खाद जो केमिकल खाद होते हैं वो यूज़ नहीं करते। आप सिर्फ गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या जीवामृत, घनामृत है, ये सब आप इसमें हम मतलब उपयोग में लाते हैं। इसकी वजह से जो भूमि का स्वास्थ्य है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है, उससे उसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बढ़ता है और उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। अभी हमने जाना कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती करके अपना मिट्टी का तो स्वाद सुधार ही सकते हैं और अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हितराम शर्मा है, गांव हलैना, जिला भरतपुर। मैं किसान हूं और मैं अपने खेती पॉली हाउस द्वारा करना चाहता हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस प्रक्रिया के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन होता है और कितने में कितनी फसल होती है, कितने बीघा में ये लगता है, ये पूर्ण जानकारी हमें दिलवाई जाए। बहुत सही जानकारी आपने चाहिए। बैठिए। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जो किसान का सवाल है वो किस तरह से पॉली हाउस में खेती करें और उसका
गुना और भाग क्या है? देखिए, ये जो पॉली हाउस की खेती है, आधुनिक खेती है, नई तकनीकी की खेती है और जबकि हमारी खाद्य ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो खाद्य सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि हम पर यूनिट एरिया अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, तो उसके लिए पॉली हाउस खेती बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसमें जो है रजिस्ट्रेशन इसका करवाना पड़ता है और जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा इसमें अनुदान की भी जो है स्थिति है कि इसमें चाहे एनएचएम से लें, चाहे स्टेट से लें, इसमें 50 से 70% तक सब्सिडी उपलब्ध है। 50% तो सामान्य किसान को होती है और 70% महिला किसान, एससी, एसटी और लघु और सीमांत किसानों को 70% सब्सिडी इसमें देय होती है। और जो एक्चुअल में प्रक्रिया है वो सारी ऑनलाइन है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है। तो किसान इसमें जो है बाकी जो स्थिति बची है उससे जो है बैंक से भी लोन वो करवा सकते हैं और उसके लिए बायबैक गारंटी भी सरकार के द्वारा ही देय होती है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए क्योंकि ये जो खेती है थोड़ी सी आधुनिक है, इसमें नमी को नियंत्रित करते हैं, इसमें जो है हम तापक्रम को नियंत्रित करते हैं और आधुनिक जो पॉली हाउस हैं उसमें तो धूप और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम नियंत्रित मात्रा में देते हैं। तो इस तरह से यदि वो ट्रेंड होगा तो इसका सही लाभ ले पाएगा और उस खेती के लिए वो ट्रेंड नहीं है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो खेती फिर सफल नहीं होगी। और हमारे यहाँ जो तमाम पॉली हाउस काम कर रहे हैं उनमें 2-3 समस्याएं आती हैं। उसके लिए एक तो बिजली का जो है काफ़ी बिल आता है, तो उसके लिए यदि हम सोलर सिस्टम लगा लें, जो भारत सरकार की योजना भी है कि सब्सिडाइज्ड वे में मिलती है, तो वो बिजली का बिल नहीं आएगा। दूसरे कई जगह सैलाइन वाटर की समस्या होती है, तो उसके लिए जो है पॉन्ड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यदि हम बना लें और उसमें यदि पक्का नहीं है तो वो प्लास्टिक लाइनिंग उसमें कर लें तो लीचिंग नहीं होगी, तो उससे निश्चित रूप से मीठे पानी की, अच्छे पानी की व्यवस्था भी उसमें हो जाएगी। अभी हमने देखा कि तकनीकी का लाभ लेकर के हम पॉली हाउस में अच्छा नर्सरी लगा सकते हैं और नर्सरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे किस तरह से नर्सरी का पंजीकरण संभव है और किस तरह से किया जा सकता है। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पे और देखते रहिए चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम जानेंगे किस तरह से हमारे चौपाल चर्चा में आज चर्चा हो रही है कि किसानों को नर्सरी का बना करके संरक्षित क्षेत्र में अपने पॉली हाउस में किस तरह से नर्सरी बनाएं और उसका लाभ लें। हमारे साथ किसान हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। नमस्कार, राम राम साहब। मेरा नाम बीरेश कुमार है, गांव टांडा, तहसील जिला भरतपुर, राजस्थान का निवासी हूं। और मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यवसाय के रूप में यदि हम नर्सरी को चुनते हैं, नर्सरी को व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो उसके
पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है और उसमें कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है? बहुत सही सवाल है। आप बैठिए। अभी आपने जाना कि किस तरह जानना चाहते हैं कि किस तरह से नर्सरी का पंजीकरण कराया जाए, तो इसके लिए हमारे साथ वैज्ञानिक हैं। आप बताएंगे कि हमारा जो किसान का सवाल है कि नर्सरी की ये जो पंजीकरण है वो किस तरह से कराएं और एक व्यावसायिक नर्सरी किस तरह से बनाएं? देखो, नर्सरी में सबसे पहले यदि व्यवसाय किस तरह पे अपनाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि किसान इंडिविजुअल नाम से नर्सरी लेना चाहता है या फिर रेंटल लेवल पे या ग्रुप में किसी के साथ रह कर के नर्सरी करवाना चाहता है, तो उसका टाइटल को फिक्स करने के लिए उसमें उद्योग विभाग में इसका पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके साथ फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमें ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं कि वो किसान का जो पहचान है, चाहे वो आधार कार्ड से, पैन कार्ड से हो, और उसके बाद किसान को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि जो उसका पहचान पत्र के अलावा उसका जो ज़मीन के कागजात हैं वो उसके नाम पे हैं या फिर रेंटल एग्रीमेंट है, बैंक का जो डिटेल है वो भी चाहिए, और नर्सरी का लेआउट प्लान, तो वो उसको यदि उसको देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जाएगा स्टेट में जो कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि भाई ये किसान सक्षम है नर्सरी चलाने में। फिर जो नेशनल नर्सरी पोर्टल है उस पर भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि उससे तमाम जो बड़ी मार्केट है नर्सरी के पौधों के, वो किस तरह से उसकी जुड़ेंगे पूरे नेशनल मार्केट से, बड़े बड़े खरीदारों से, तो उसके जुड़ने के लिए नेशनल नर्सरी पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही जो जीएसटी है, यदि उसका 20 लाख से अधिक एक साल में टर्नओवर है तो जीएसटी में भी अपना रजिस्ट्रेशन उसको जीएसटी के लिए करवाना पड़ेगा। फिर जो हम ग्राम पंचायत में या नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई नर्सरी कर रहे हैं तो लोकल उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई हम इस क्षेत्र में नर्सरी चलाना चाहते हैं, तो वो नगर पालिका से या नगर निगम से उसका रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इस तरह से ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद में ही इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित होगा। तो अब हमने जाना कि इन सावधानियों को बरतनी है और किस तरह से सरकारी सुविधाओं को लेना है। अब हम जानेंगे, हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, उनसे जानेंगे कि इसका प्रचार प्रसार और युवाओं को किस तरह से इसकी जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर विनोद कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर में। देखिए, आज जो हम बात करते हैं कि तकनीकी के हस्तांतरण की, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज की जो हमारी तकनीक है, सूचना तकनीक है, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका अहम रोल है हमारे सूचना के हस्तांतरण में। हम ये कहते हैं कि सूचना हमारे ज्ञान की जड़ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे को कोई डिसीजन लेना है तो हमें सही समय पर सही सूचनाओं का मिलना अति आवश्यक है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि सूचना हमारे ज्ञान की जड़ है और हम सही डिसीजन लेने के लिए हमें सही इन्फॉर्मेशन की समय पर मिलना अति आवश्यक है। अभी बात हो रही थी पॉली हाउस की, तो मैं बताना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी पॉली हाउस में कैसे रोल प्ले कर रही है। तो हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि आजकल जो मैक्सिमम जो हमारे पॉली हाउस हैं वो फुली इक्विप्ड आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स से। आज हम IoT ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इसमें यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हम इसमें यूज करते हैं। तो इन तकनीकों का हम यूज करके हम ऑप्टिमम जो हमारा प्रोडक्शन है उसको ले सकते हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम सही उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि हम पॉली हाउस में इस तकनीक का कैसे यूज करते हैं। दूसरा, अभी हमारे किसान भाई ने कहा था कि वो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको कैसे हम मार्केट तक ले जाएं। तो हम अपने किसान भाई से कहना चाहेंगे कि इन टूलों का भी, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स हैं, इनका उपयोग करें। अगर आप किसी FPO से जुड़े हुए हैं तो आप उसका एक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, उन पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें। देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में बहुत लोग हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आपको एक विश्वास जताना है कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए आप ये सूचना प्रौद्योगिकी की जो टूल्स हैं इनका यूज करें। X पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, YouTube बनाएं, अपना सोशल आपका फेसबुक पेज बनाएं। तो इस तरीके के इंस्टाग्राम है, इन सारे टूल्स का आप उपयोग करें और अपने प्रोडक्टों के बारे में किसानों को बताएं। निश्चित ही आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले लोग मिलेंगे।
अब बात आती है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो है इनको हम कैसे लोगों में जानकारी देने के लिए इसका कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हमारी भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है ताकि ये तकनीक जो है किसानों तक पहुंच सके, इसका किसान भी उपयोग कर सकें। तो अभी हमारे कृषि मंत्रालय ने, भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने एक नया प्लेटफॉर्म लागू किया है, भारत विस्तार। ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर किसान अपनी सारी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी ले सकेंगे। उस पर एक फ़ोन नंबर के माध्यम से उसको कॉल करेंगे वहाँ पर और अपनी समस्या बताएंगे और उस समस्या की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा एक है किसान सारथी है, तो आप उसको उस प्लेटफॉर्म का भी यूज करें। वहाँ पर भी आपको आपकी फसल से संबंधित, आपके पशुपालन से संबंधित सारी जानकारी आपको उस पर मिलेगी। साथ ही साथ मैं और भी ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो मोबाइल ऐप्स हैं उनका भी उपयोग करें आप, जैसे मेघदूत है। तो हर किसान भाई से हम कहना चाहेंगे कि उनके मोबाइल में ये ऐप ज़रूर होनी चाहिए। इस ऐप के माध्यम से आपको 5 दिन पहले का आपको टेम्परेचर क्या रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, हवा चलेगी तो कितनी चलेगी, किस डायरेक्शन से चलेगी, तो उसके हिसाब से आप अपनी जो खेती की जो क्रियाएं हैं उनको प्लान कर सकते हैं। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस तकनीक का भरपूर उपयोग करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं और मार्केट की जानकारी प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आप बैठिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किस तरह से किसान ऐप की सहायता से अपना मार्केटिंग, अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मार्केटिंग को सुदृढ़ कर सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा से यह साफ है, सरकार का साथ, वैज्ञानिकों का सलाह, तकनीकी ज्ञान और किसानों का मेहनत उन्हें अच्छी खेती और अच्छा मुनाफा देने में बहुत ही लाभदायक है। उम्मीद है कि आज की यह चौपाल चर्चा आपके लिए लाभदायक रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव में आया नया हीरो,